हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज से हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, रसायन विज्ञान को डिस्कस करेंगे। रसायन विज्ञान में आज का जो टॉपिक है परमाणु संरचना। सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं, आकार, द्रव्यमान, भार, संरचना, इन सभी के बारे में, इन तमाम पहलुओं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण जिसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं, एटॉम्स कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा और भार जो होता है बहुत ही कम होता है। परमाणुओं का जो आकार है, साइज ऑफ एटम्स के बारे में अगर बात करें तो परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या याद रखिएगा 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। कितना है? 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। परमाणुओं का जो भार है इसके बारे में अगर बात करें तो परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। सबसे हल्का परमाणु किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। अन्य तत्वों के परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वो 2 से 260 AMU के बीच होता है। परमाणु की जो संरचना है इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य जो एटम्स थे, परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक या उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह मालूम हुआ, यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए, अति सूक्ष्म, जिनको मूल कण कहते हैं, सब एटॉमिक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण अस्थायी कण है, शेष कण अस्थायी कण है। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अस्थायी मूल कण है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कणों में आते हैं। तो कौन से अस्थायी कण है, कौन से अस्थायी कण है, आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण है। इन तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर मतलब कि यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कब किया था? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। किसने किया था? जे टॉमसन, 1897 में। प्रोटॉन के बारे में अगर बात करें तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर या निकल जाते हैं तो निकल जाने पर क्या होगा? जो यूनिट धन आवेशित कण शेष रह जाता है उसे याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। देखिए, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? ई गोल्डस्टीन। देखिए, जिसने भी जिस मतलब कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जो खोज किया है उनका नाम कब किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रॉन मतलब कि ये विद्युत उदासीन कण है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक याद रखिए जे चैडविक ने की। किसने? जे चैडविक 1932 में। परमाणु नाभिक का संगठन जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। परमाणु नाभिक की रचना जो होता है किन किन से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु मतलब कि नाभिक के घटक हैं, न्यूक्लियस के घटक हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर बात करें, परमाणु क्रमांक के बारे में, तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है। इसके बाद मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में अगर बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या को जोड़कर जो प्राप्त होता है वो होता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। देखिए, अगर बात करें तो किसी परमाणु भार के बारे में अगर बात करें तो किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या, याद रखिएगा। परमाणु जो भार है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, मतलब कि इसको ऐड कर देंगे तो परमाणु भार निकल आएगा। आपको ध्यान में रखना है किस तरह से परमाणु भार निकालना होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है, जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, जैसे कि Na+, Mg+, F-, O-, Ne, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है। समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में अगर बात करें तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है? समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं जिनका परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं 1, 2 और 3 है। इन समस्थानिकों को हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 कहते हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूटेरियम या डी, हाइड्रोजन 3 यानी टाइटेरियम या टी कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिनका परमाणु क्रमांक 8, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या 16, 17, 18 है। इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 कहते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, मतलब कि अलग होती है। समभारिक क्या है? आइसोबार्स। तो समभारिक समान परमाणु द्रव्यमान लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं।
आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। तो ये अगर बात करें तो 3H1 प्लस 3He2 ये सभी समभारिक हैं। ये क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है, लेकिन इनके परमाणु जो क्रमांक होता है वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। समभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों, याद रखिएगा, जिनमें अगर बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कि 30Si14 इस तरह से फास्फोरस सल्फर का आप देख सकते हैं कि ये सभी सम न्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। और इसके बाद इसी प्रकार हाइड्रोजन, हीलियम ये सभी सम न्यूट्रॉनिक हैं। कार्बन और नाइट्रोजन भी सम न्यूट्रॉनिक हैं। देखिए इसके बाद है रेडियो एक्टिविटी। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार की बेधिक किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का स्वतः बेधिक किरणों या बेधिक किरणें उत्सर्जित करने का जो गुण होता है रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिविटी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, उनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिक से बेधिक किरणें अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, न कि रासायनिक अभिक्रिया। रेडियो एक्टिविटी का गुण प्राय भारी नाभिकों में पाया जाता है। किसमें? भारी नाभिकों में, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। बैकेरल के द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी के द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई। 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। किसकी? पोलोनियम की। मैरी क्यूरी ने 1902 में यूरेनियम के अयस्क पीच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। वर्तमान शताब्दी में अगर बात करें तो कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हो गई है, जिनमें से रेडॉन, एक्टिनियम, फ्रांसियम और स्टैटिन ये सभी प्रमुख हैं। इसके बाद अल्फा, बीटा और गामा जो मतलब की किरणें हैं, इनके गुणों की जो तुलना है हम लोग तुलना करके देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों की गुणों की जो तुलना है, पहला है प्रकृति। पहला गुण क्या है? प्रकृति के संदर्भ में अगर बात करें तो अल्फा किरणें धन आवेशित अल्फा कणों से बनी है। अल्फा कण पर 2 यूनिट धन आवेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर यानी 4 AMU मतलब की होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसे He या मतलब कि आप देख सकते हैं 4He2 या 4 अल्फा 2 संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद बीटा किरणों के बारे में अगर बात करें, इनकी जो प्रकृति है, बीटा किरणें ऋण आवेशित बीटा कणों से बनी होती हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेश होता है तथा ये कण का द्रव्यमान, इसके कण का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 0.0005486 MU होता है। और जो बीटा कण होता है इसको जो है माइनस यानी मतलब कि ऋण आवेशित 01 बीटा या ऋण आवेशित 01 E संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गामा किरणों की प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो गामा किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग मतलब कि होता है, याद रखिएगा। इसके बाद वेग के बारे में अगर बात करें तो जो
अल्फा किरणों का वेग है, अल्फा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, और बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, और गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। वेधन क्षमता के बारे में अगर बात करें तो अल्फा किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को जो है छेद सकती है, बेध सकती है। बीटा किरणें उच्च वेग के कारण 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को बेध सकती है, और गामा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को छेद कर सकती है। आयनकारी जो क्षमता है, अल्फा किरणें हैं गैसों को आयनित करती हैं। इनकी आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा जो है 10,000 गुनी होती है। बीटा किरणें गैसों को आयनित करती हैं, इनकी आयनकारी क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है, और गामा किरणें गैसों का आयनित करती हैं। इनकी आयनकारी क्षमता अल्फा किरणों के याद रखिएगा, अल्फा किरणों के 1/10,000 गुनी और बीटा किरणों के 1/100 गुनी होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का जो प्रभाव है, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है, और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती है, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण जो बीटा कण होते हैं, बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बहुत उच्च होता है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें याद रखिएगा फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम मतलब कि काला करती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मतलब कि फोटोग्राफिक प्लेट पर जो प्रभाव होता है इसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे अल्फा किरणें हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, लेकिन जो बीटा किरणें हैं ये अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती हैं प्लेट को, ठीक है। और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में गामा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती हैं, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बहुत उच्च होता है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं, तो याद रखिएगा। गामा किरणें विद्युत उदासीन होती हैं, ठीक है, और इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें तो बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव क्या है। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड और जिंक सल्फाइड पर जो प्रभाव है, जैसे अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, वहीं बीटा किरणें प्रतिदीप्त भी उत्पन्न करती हैं। गामा किरणें जो होती है फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम काला करती हैं, और गामा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। तो अल्फा किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, बीटा किरणें भी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, और गामा किरणें भी प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इस पर आधारित जो पहला जो प्रश्न इस टॉपिक पे आधारित है सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, आप बताइए। तो सही जवाब है लेवोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है परमाणु, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियस। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। थर्ड है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है, छोटा भाग है, जिसमें पदार्थों के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है।
परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिससे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। 4 नंबर है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? आपको पता है इसका सही जवाब क्या होगा? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो देखिए, अगर बात करें, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण मतलब कि न्यूट्रॉन के जो कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कण के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियॉन या नाभिक के घटक हैं। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं है? बताइए कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये कथन सही नहीं है। परिभाषा के अनुसार अगर बात करें तो एटॉम यानी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। किसी परमाणु में उपस्थित धनावेश ऋण आवेश के बराबर होता है, अतः परमाणु में समग्र आवेश यानी ओवरऑल चार्ज 0 होता है। बाकी बी, सी और डी जो कथन है वो सत्य है। 6 नंबर है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना के बारे में आपको बताना है इनमें से यानी 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद दूसरा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, एटम का भाग नहीं है? कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, ठीक है, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं, पैकेट्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। प्रश्न संख्या 8 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो सही जवाब है प्राकृत तत्व में। सी ऑप्शन, प्राकृत तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो सही जवाब है रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। प्रश्न संख्या 10 है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, सही जवाब है चैडविक। ऑप्शन बी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से जो है विद्युत उदासीन कण निकलते, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है? तो सही जवाब है ड्यूट्रॉन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो अणु परमाणु
प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें से एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। 12 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिनका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। 13 नंबर जो प्रश्न है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। सूची 1 में विशिष्टता और सूची 2 में कण का मतलब कि नाम दिया गया है। मिलान कीजिए। देखिए, अगर बात करें तो शून्य द्रव्यमान किस कण की मतलब की विशेषता है बताइए। तो सही जवाब है न्यूट्रॉन। शून्य द्रव्यमान का संबंध न्यूट्रॉन से है। आंशिक आवेश का संबंध क्वार्क से है। और आंशिक प्रचक्रण का जो संबंध है किससे है? वह आपका पॉजिट्रॉन से। और पूर्णांक जो प्रचक्रण का जो संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा फोनॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए में सही मिलान दिया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण यानी एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्रण 1/2 होता है। न्यूट्रिनो ये द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रोन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो होता है मूल कण का -1/3 या +2/3 होता है। फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें मूलभूत कण जो है कौन सा है? इसमें मूलभूत कण कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को देखिए, सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जो मूलभूत कण है वह है क्वार्क। हमारे आसपास सभी पदार्थ मूलभूत कणों से बने हुए हैं। ये कण 2 प्रकारों या 2 मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन कहते हैं। बहुत चर्चित गॉड पार्टिकल है क्या है? बहुत चर्चित यानी काफी विख्यात है गॉड पार्टिकल। ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आईएएस प्री में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एंगल्ट को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार है, इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। पीटर हिग्स और फ्रांसवा एंगल्ट को। और कब? तो 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 16 नंबर है, हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गॉड पार्टिकल यानी गॉड कण के नाम से। डी ऑप्शन गॉड पार्टिकल है। इनमें से जो सही जवाब है बताइए। तो सही जवाब है गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के ससुंचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? पहला महत्व दिया गया है कि यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन
मतलब कि देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और पहला केवल स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आप एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। इस ब्रह्मांड में दृश्यमान अगर बात करें तो ब्रह्मांड में देखे जाने वाले या दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। यह जो ब्रह्मांड है कैसे अणुओं से या परमाणुओं से निर्मित है, तो दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से। द्रव्यमान वह भौतिक गुण है जिनसे इन कणों को ठोस रूपाकार या ठोस रूप जो है मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसी तथ्य को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज का महत्व है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? कौन सा कण जो है आवेश रहित है? इसका सही जवाब क्या होगा? जो कण आवेश रहित है वह है आपका न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन। देखिए न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने की। किसने? जे चैडविक। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? वही क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको पता है? किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर, बी ऑप्शन। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। 21 है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के किसके बराबर? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा के 4 गुनी होती है। 22 नंबर, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है बताइए? तो याद रखिएगा, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन। 23 नंबर है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण जो है गामा किरण अनावेशित होती हैं। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। 25 नंबर, परमाणुओं में कक्षों को भरने का जो क्रम है नियंत्रित होता है। परमाणुओं में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है वो नियंत्रित होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन ए। देखिए ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है, इजी मेथड प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा जो स्तर होता है पूर्णतः भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से मतलब कि उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऑफ-बाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है, यानी रिलेटिव एनर्जीज पर आधारित है। 26, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है किससे है? तो अभिविन्यास से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष के अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या स्मॉल एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या जो है मतलब कि कक्ष के त्रिविमीय आकृति के तथा स्पिन क्वांटम संख्या एस कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। तो एन, इसके बाद जो आपका मतलब कि जो त्रिविमीय आकृति तथा स्पिन क्वांटम संख्या जो है ये कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को जो है बताती है। याद रखिएगा। 27 नंबर है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं आपको पता है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो देखिए, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देने पर तत्व की द्रव्यमान संख्या निकल आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 और 18 38, यानी सी ऑप्शन। बहुत ही आसान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो जिस तत्व के परमाणु में जो 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 4। आपको पता है कैसे? देखिए, अगर बात करें तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी 2 + 2 = 4, ये द्रव्यमान संख्या है। 29 है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके किसके योग के बराबर होती है? इसका सही जवाब है, अगर नाभिक के द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु के द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहलाती है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो Pu 242 94 के नाभिक में, यानी प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें से आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कौन सी है, 94, 242 या किस तरह से आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या कितना है? देखिए, ये वाला जो है 242, ये आपका मतलब कि द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे? तो परमाणु क्रमांक नीचे वाला है 94, ठीक है, ये प्रोटॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है तो 1, मतलब कि आप अगर 242 में से 94 घटा दीजिएगा तो प्राप्त होगा कितना? 148, यानी बी ऑप्शन। यहां पे आप देख सकते हैं। 31 है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या समान होगा लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाता है? इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू में ही डिस्कस कर लिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्थानिक, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। 32 है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में। किसमें? द्रव्यमान संख्या में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार क्या होगा? समान होगा या भिन्न?
परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 34 है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है बताइए, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, इनमें से कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक जो समूह है C14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, 6 7 8, तो ये है सम न्यूट्रॉनिक समूह। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। 6 अगर बात करिए 6 C14 में 6 C14 में नहीं, कार्बन 14 में न्यूट्रॉन जो होगा 14 में से 6 घटा दीजिएगा तो 8, 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 और 16 में से 8 घटाइएगा तो 8, यानी इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसीलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। 36 है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसके माध्यम से, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, तो याद रखिए गाइकर काउंटर से। किससे, गाइकर काउंटर से, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए गाइकर काउंटर को गाइकर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिनका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। 37 रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक थे, या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, इसका सही जवाब क्या होगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरेल ने किया था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अंटोइन हेनरी बैकुरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुट दीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।